Next topic that we are going to study is the changing role of the public sector. So the public sector has playing a vital role in the economic development of the country. So despite their impressive role, public enterprises in India suffer from several problems such as poor project planning, excessive overheads, overstaffing, underutilization of capacity, inefficiency etc. ठीक है, कोई भी पब्लिक सेक्टर क्या करता है, किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो डिस्पाइट देयर इम्प्रेसिव रोल, उनके इम्प्रेसिव रोल के अलावा जब हम देखते हैं पब्लिक इंटरप्राइजेज इन इंडिया क्या है, सफ़र फ्रॉम दी सेवरल प्रॉब्लम. जो पब्लिक इंटरप्राइज है वो क्या कर रहा है, बहुत प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है, सच एज पुअर प्रोजेक्ट प्लानिंग. जो पुअर प्रोजेक्ट प्लानिंग है, एक्सेसिव ओवरहेड है, बहुत ज़्यादा ओवर लोड हो गया है, ओवर स्टाफिंग है, जितने स्टाफ की ज़रूरत है उससे ज़्यादा स्टाफ हैं. अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, जो कैपेसिटी उसका प्रॉपरली यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है. इन एफिशिएंसी, मतलब उतना एफिशिएंट भी नहीं है. तो दीज ऑल आर दी सेवरल प्रॉब्लम. So to overcome these problems and to bring improvement in the efficiency level of the public sector, some steps are taken by the government. ठीक है, अगर इन प्रॉब्लम से क्या करना है, ओवरकम करना है और इम्प्रूवमेंट करना है एफिशिएंसी में पब्लिक सेक्टर के, तो कुछ स्टेप्स क्या हैं, लेने पड़ेंगे. स्टेप्स आर टेकन बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स लेगी. सो ऑल्दो द परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज इज़ नॉट रिमार्केबल, but then also government can't ignore the development of the public sector enterprises. ठीक है, ऑल्दो हम ये देख रहे हैं कि जो परफॉर्मेंस है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की वो इतनी रिमार्केबल नहीं है, बट देन ऑल्सो गवर्नमेंट कैन नॉट इग्नोर, गवर्नमेंट इग्नोर नहीं कर सकती है डेवलपमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को, बिकॉज दीज एंटरप्राइजेस हेल्प टू ओवरकम द सोशल प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इम्बैलेंस इन द रीजनल ग्रोथ एक्सेट्रा. ठीक है, फिर भी ये सारी जो हैं दीज इंटरप्राइजेज हेल्प्स टू ओवरकम, हेल्प क्या करती है, ओवरकम करने के लिए जो भी सोशल प्रॉब्लम है, लाइक पॉवर्टी प्रॉब्लम है कंट्री में, आपका अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, इम्बैलेंस है इन रीजनल बैलेंस ग्रोथ में. सो गवर्नमेंट हैज़ टेकन दी वेरियस स्टेप्स टू चेंज द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर. ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत स्टेप्स लेती है कि पब्लिक सेक्टर के रोल को चेंज करने के लिए, सो दैट इट्स एफिशिएंसी कैन इंक्रीज, जैसे उसकी एफिशिएंसी क्या हो, इंक्रीज हो जाए. तो फर्स्ट वन हेयर इट इज़ गिवन दैट द चेंजिंग रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर. सो फर्स्ट इज गवर्नमेंट पॉलिसी टुवर्ड्स द पब्लिक सेक्टर सिंस 1991. सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस 4 मेजर रिफॉर्म इन द पब्लिक सेक्टर इन इट्स न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द 1991. देखिए, जो इंडियन इकॉनमी में 1991 में इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई थी, जो बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही फेमस क्या है आप इकोनॉमिक पॉलिसी है इंडिया के पर्सपेक्टिव में. उसमें क्या हुआ था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने 4 मेजर रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया था इन दी पब्लिक सेक्टर में. तो पहला क्या है, उसमें है दीज आर रीस्ट्रक्चर एंड द रीवाइव पोटेंशियल वाइबल PSUs, की जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं जिनमें पोटेंशियल है कि वो फिर से रीस्टोर हो सकती हैं, जो फिर से रीस्ट्रक्चर हो सकती हैं, उनको फिर से करना है. नेक्स्ट इज क्लोज डाउन द PSU विच कैन नॉट बी रिवाइव्ड. उन सारे PSUs को क्लोज कर देना है जो फिर से रीस्टोर नहीं हो सकते. जिनमें पोटेंशियल है फिर से स्टोर करने की वो करेंगे उसको, और जो जिनमें पोटेंशियल नहीं है उनको क्लोज डाउन कर देना है. थर्ड कह रहा है ब्रिंग डाउन द गवर्नमेंट इक्विटी इन ऑल स्ट्रैटेजिक PSUs टू 26% और लोअर इफ़ नेसेसरी. ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है कि जो भी गवर्नमेंट की इक्विटी है उसको ब्रिंग डाउन कर देना है इन ऑल स्ट्रैटेजिक ऑल नॉन स्ट्रैटेजिक एरिया में अप टू दिस 26% तक उनकी जो भी गवर्नमेंट इक्विटी है उसको कम कर देना है, और उससे कम भी कर देना है अगर नेसेसरी हुआ तो. नेक्स्ट वन इज़ फुली प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स. जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके इंटरेस्ट को भी क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है. सो द स्टेप्स टेकन टू अचीव द मेंशन्ड एलिमेंट्स आर, जो स्टेप्स लिए गए कि ये जो ऊपर एलिमेंट्स हैं उनको अचीव करने के लिए, तो सबसे पहला है
रिडक्शन इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर फ्रॉम 17 to 18। ठीक है, जो भी नंबर ऑफ इंडस्ट्री रिजर्व थी आपका पब्लिक सेक्टर में उसको रिड्यूस कर देना है। पहले उसको 17 से 8 किया गया, अब उसको 8 से 3 कर दिया, बाद में उसको 8 से 3 भी कर दिया गया। सो द इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो 1956 में आई थी, देयर वर 17 इंडस्ट्री रिजर्व एक्सक्लूसिवली फॉर द पब्लिक सेक्टर। ठीक है, उसमें 17 इंडस्ट्रीज़ ऐसी थी जो क्या थे, रिजर्व थी पब्लिक सेक्टर के लिए। सो इन 1991 द इंडस्ट्रियल पॉलिसी द नंबर वॉज reduced to 8, बट जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपका 1991 में आया तो उसको 17 से क्या कर दिया गया, 8 कर दिया गया। एंड इन 2001 में वो 8 से 3 पे भी आ गई। तो जो 3 गवर्नमेंट के पास क्या है, रिजर्व है, वो कौन सी है, एटॉमिक एनर्जी है, आर्म्स है और रेलवे ट्रांसपोर्ट है। तो गवर्नमेंट ने इन तीनों को छोड़ के सबको क्या कर दिया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, प्राइवेट सेक्टर को सोल्ड आउट कर दिया है। This means that after 2001 the private sector could enter in all the areas। इसका मतलब ये है कि 2001 के बाद प्राइवेट सेक्टर क्या है, वो हर एक एरिया में एंटर कर सकता है एक्सेप्ट दीज 3, एक्सेप्ट इन तीनों के एक्सेप्टली वो हर जगह क्या कर सकता है, इंटरफेयर कर सकता है, एंटर कर सकता है। तो गवर्नमेंट रियलाइज दैट इफ़ वी अलाउ प्राइवेट सेक्टर इन मोस्ट ऑफ द सेक्टर दिस विल इनकरेज द इवन पब्लिक सेक्टर। ठीक है, अगर अब क्या है, प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया जाएगा तो ये क्या इनकरेज करेगा, पब्लिक सेक्टर को भी इनकरेज करेगा टू परफॉर्म बेटर, कि वो बेटर परफॉर्म करे। दे विल हैव टू कम्पीट विद द प्राइवेट सेक्टर, फिर वो क्या है, प्राइवेट सेक्टर के साथ कम्पीट करेंगे। नेक्स्ट है आपका डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स ऑफ अ सेलेक्ट डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ अ शेयर्स ऑफ अ सेलेक्ट सेट ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, ये है डिसइन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स टू द प्राइवेट सेक्टर एंड द पब्लिक। कि डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि जो भी इक्विटी शेयर्स हैं, जो शेयर्स हैं पब्लिक सेक्टर के, उसको सोल्ड किसको कर देना, प्राइवेट सेक्टर को कर देना और जनरल पब्लिक को कर देना। सो द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू विथड्रॉ इट्स होल्डिंग फ्रॉम PSUs एंड encourage more participation of the private sector in managing public sector units। ठीक है, तब इसमें क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो भी उसकी होल्डिंग्स है PSUs की, वहाँ से विथड्रॉ करेगी एंड इनकरेज मोर पार्टिसिपेशन। किसका पार्टिसिपेशन मोर इनकरेज करेगी, प्राइवेट सेक्टर का, किसमें, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को मैनेज करने में। ठीक है, फिर इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट इट विल इम्प्रूव द मैनेजीरियल एफिशिएंसी ऑफ PSUs। अब ये एक्सपेक्ट किया गया कि अगर ऐसा किया जाएगा तो ये जो भी मैनेजीरियल एफिशिएंसी है PSUs की, उसको वो इम्प्रूव करेगा। नेक्स्ट वन इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेटाइजेशन। जो मेन ऑब्जेक्टिव है प्राइवेटाइजेशन का वो क्या है, रिलीजिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ पब्लिक फंड्स ब्लॉक्ड इन दीज यूनिट। कि जो भी पब्लिक फंड्स ब्लॉक हो गए हैं इन सारे यूनिट में, उनको वहाँ से रिलीज़ करना, वहाँ से निकालना एंड यूटिलाइज देम फॉर दी अदर सोशल प्रायोरिटी प्रोजेक्ट। और इनको क्या करना, यूटिलाइज़ करना अदर सोशल प्रायोरिटी प्रोजेक्ट में, जैसे एजुकेशन में, हेल्थ में, तो उन सारे फंड को वहाँ पे करना। रिडक्शन डेट एंड इंटरेस्ट बर्डन, जो भी डेट है उसको रिड्यूस करना, इंटरेस्ट बर्डन है वो भी क्या कर देना, उसको बर्डन को भी कम करना। ट्रांसफरिंग द रिस्क फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर, जो भी रिस्क है उसको क्या करना, पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफ़र कर देना। रेड्यूसिंग द गवर्नमेंट कंट्रोल, जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है उसको भी कम कर देना। एंड डिस्करेजिंग गवर्नमेंट मोनोपोली, जो भी गवर्नमेंट की मोनोपोली है टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ में, उसको भी क्या कर देना, डिस्करेज करना। सो पॉलिसी रिगार्डिंग द सिक यूनिट्स to be the same as that for the private sector. So all the laws making public sector enterprises were handed over to BIFR। ठीक है, जो भी लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस थी वो उनको किसको हैंड ओवर कर दिया गया, BIFR को, मतलब बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड दी फाइनेंशियल रिकन्स्ट्रक्शन। सो द BFIR डिसाइडेड टू वाइंड अप सम वेरी सिक यूनिट्स। तो जो भी बहुत सिक यूनिट्स थी, मतलब जो एकदम अच्छे कंडीशन में नहीं थी, तो BIFR ने क्या डिसाइड किया कि इन सारे को क्या कर देना है, वाइंड अप कर देना है, बंद कर देना है, क्लोज डाउन कर देना है। एंड टू रिवाइव एंड रिहैबिलिटेट सम अदर सिक यूनिट वेयर देयर इज स्कोप टू कन्वर्ट देम इनटू हेल्दी यूनिट। ठीक है, और ऐसी यूनिट्स को जो हेल्दी
में कन्वर्ट हो सकती हैं उनको क्या कर देना, रिवाइव कर देना, उन सारी सिक यूनिट को रिवाइव कर देना जो अभी भी इस कंडीशन में हैं कि हम उनको फिर से हेल्दी यूनिट में कन्वर्ट कर सकें. सो देयर वाज लॉट ऑफ अपोजिशन शोड बाय द वर्कर्स एंड द एम्प्लॉयज़ ऑफ यूनिट. ठीक है, अब ऐसा किया जाएगा, अगर वाइंड अप कर दिया जाएगा तो उससे बेसिकली क्या होगा कि जो भी अपोजिशन है उनको लॉस होने लगेगा. मतलब बहुत ज़्यादा अपोजिशन किया गया डिफरेंट वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि उनकी जॉब तो चली जा रही थी. जैसे ही हम कोई भी यूनिट शट डाउन हो जाएगी तो उनकी जो जॉब है वो चली जाएगी. सो विच वर डिसाइडेड टू बी क्लोज डाउन, जिसको डिसाइड किया गया कि क्लोज कर देना है. सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप द नेशनल रीन्यूअल फंड. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, नेशनल रीन्यूअल फंड को क्या किया, स्टेब्लिश किया टू रिहैबिलिटेट एंड कॉम्पनसेट द वर्कर, कि उन सारे जो भी वर्कर्स हैं उनको कॉम्पनसेट करने के लिए, एंड ऑफर देम वेरियस वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम्स. और उनके लिए क्या किया, वॉलेंट्री मतलब खुद की अपने ओन इंटरेस्ट से वो रिटायरमेंट स्कीम भी इनके लिए अपॉर्चुनिटी दी. तो देयर आर मैनी इंटरप्राइजेज विच वर वेरी सिक. ऐसी बहुत सारी इंटरप्राइजेज थी जो क्या थी, बहुत ही सिक थी. एंड गवर्नमेंट इज़ नॉट इन पोजिशन टू फीड देम एनी वो. अब गवर्नमेंट क्या है, उस कंडीशन पे नहीं थी कि इनको और ज़्यादा टाइम पीरियड थे वो उसको फीड करा सके. सो दैट इज़ वाई द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक दी हार्श स्टेप ऑफ द क्लोजिंग दीज यूनिट. ठीक है, तब गवर्नमेंट ने क्या किया, एक हार्श स्टेप लिया कि इन सारे यूनिट्स को हम क्लोज डाउन कर देंगे आफ्टर प्रोवाइडिंग सेफ्टी टू दी वर्कर्स, कि जो भी वर्कर्स हैं उन इस यूनिट के जो भी वर्कर्स हैं उनको सेफ्टी प्रोवाइड करके इनको क्लोज डाउन कर देंगे. और वो सेफ्टी कैसे प्रोवाइड की जाएगी, थ्रू दी नेशनल रिन्यूएबल फंड के थ्रू. ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. सो अंडर MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, द पब्लिक सेक्टर इज़ गिवन ग्रेटर ऑटोनॉमी. ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, इस MOU के अंडर क्या हुआ, मार्जिनल कह रहे हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के थ्रू क्या हुआ कि पब्लिक सेक्टर को क्या है, ज़्यादा ऑटोनॉमी मिल गई. ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलने का मतलब है कि उनको ज़्यादा फ्रीडम मिल गई. पहले वो बहुत सारे डिसीज़न खुद नहीं ले सकते थे, बट उनको ऑपरेशन में भी कि वो अपनी एक्टिविटीज़ को खुद अपने आप से उसको डिसाइड कर सकते हैं. तो इतनी ज़्यादा क्या हुई, उनको एक ऑटोनॉमी भी दे दी गई. सो अंडर MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, द पब्लिक सेक्टर इज़ गिवन ग्रेटर ऑटोनॉमी. उनको ग्रेटर ऑटोनॉमी मिली, ज़्यादा फ्रीडम मिली. सो अभी उनको क्या है, हर एक चीज़ के लिए इतना परमिशन लेना नहीं पड़ता था. दे आर गिवन द टारगेट. अब उनको क्या किया गया, इस कंडीशन पे उनको टारगेट दे दिया गया. ये टारगेट कि आपको इतना इस लेवल पे या इस कंडीशन पे या इस मंथ और क्वार्टरली आपको हाफ ईयरली इतना प्रोडक्शन करना है, या इतना आपको बेसिकली दिखाना है कि आपने इतना अर्निंग की, आपको इतना रेवेन्यू मिला, इतना प्रॉफिट मिला, या इतना प्रोडक्शन करो. तो इसका इनको क्या कर दिया गया, बेसिकली टारगेट दे दिया गया. ठीक है, सो दे आर गिवन द टारगेट, उनको टारगेट दे दिया गया. एंड टू अचीव दिस टारगेट, अब इन टारगेट को अचीव करने के लिए क्या किया गया, दीज यूनिट आर ग्रांटेड ऑपरेशनल फ्रीडम. अब देखो, सबसे पहले क्या किया गया, उनको टारगेट दिया गया, कुछ डिसाइड किया गया कि नहीं, अब आपको क्या है कि इतने क्वार्टरली आपको इतना प्रोडक्शन करना है और इस प्रोडक्शन में आपको इतनी अर्निंग भी करना है. अब उस टारगेट को अचीव करने के लिए दीज यूनिट आर ग्रांटेड ऑपरेशनल फ्रीडम. अब उसको अचीव करने के लिए इनको क्या है, ऑपरेशनल फ्रीडम भी मिली. मतलब उनको फ्रीडम भी मिली ऑपरेशन करने में, कि वो अपनी जो भी एक्टिविटीज़ है वो खुद कर सके, फ्रीडम है. बट दे आर अकाउंटेबल फॉर नॉट अचीविंग द रिजल्ट ऑन टाइम. बट वो लोग क्या थे, वो अकाउंटेबल किस लिए थे, वो अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल इसीलिए थे कि अगर वो काम प्रॉपरली उस जितना भी डेडलाइन दी गई है, जितना भी टाइम दिया गया है, उसमें अगर वो अपने काम को जो टारगेट है वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो इन दैट कंडीशन दे आर अकाउंटेबल. वो अकाउंटेबल होंगे. उनको बताना पड़ेगा कि वाई दे आर नॉट एबल टू डू दीज थिंग्स ऑन द राइट टाइम, कि वो राइट टाइम पे सारा काम क्यों नहीं कर पाए. सो थ्रू MOU, थ्रू मार्जिनल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, द अननेसेसरी इंटरफेरेंस ऑफ द मिनिस्टर्स कैन बी रिड्यूस.
तो जो भी अननेसेसरी इंटरफेरेंस था मिनिस्टर्स का वो रिड्यूस हुआ एंड द मोर ऑटोनॉमी इज़ ग्रांटेड, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है उनको ऑटोनॉमी भी प्रोवाइड की गई टू दीज यूनिट, इन सारे यूनिट को, बट दे आर हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द स्पेसिफिक रिजल्ट। बट अभी भी वो क्या थे, वो अकाउंटेबल थे कुछ स्पेसिफिक रिजल्ट के लिए कि अगर जो उनको टारगेट दिया गया है सो दे हैव टू फुलफिल। Now the new topic or the new chapter that we are going to study is business services. So in this we are going to study is meaning, features of the services, types of the business services, in which we will discuss the transportation, banking, insurance, communication and the warehousing. Next topic is banking services, in which we will deal with the meaning and the nature, functions of the commercial bank, insurance, meaning and importance of insurance, principles of insurance, difference between insurance and assurance, types of insurance, life insurance and the general insurance. In the general insurance, fire insurance, marine insurance, health insurance, fidelity insurance, etc. So difference between the life insurance and the general insurance. Next topic that we will discuss, that is difference between the life, fire and marine insurance, and the last topic is postal and the telecom services. Okay, so let's start. That the service sector includes all the commercial firms. Service sector includes all the commercial firms engaged in the banking, communication, transport, insurance, warehousing, etc. ठीक है, तो सर्विस सेक्टर में क्या क्या आते हैं, बेसिकली आपके सारे कमर्शियल फर्म्स आते हैं जो किस में इंगेज होते हैं, आपका बैंकिंग में, कम्युनिकेशन में, कि हम लोग को एक कोई इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी हो, ट्रांसपोर्ट में, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, इंश्योरेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करने में, वेयर हाउसिंग में, एक्सेट्रा. सो द सर्विस सेक्टर कंस्टिट्यूट द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज़ अ मस्ट फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ बिजनेस एक्टिविटी. ठीक है, सर्विस सेक्टर क्या है, कंस्टिट्यूट क्या कर रहा है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दी स्मूथ फ्लो ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, कि स्मूथ फ्लो ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इन द recent past the role of the service sector in the Indian economy is growing faster than the agriculture and industry. ठीक है, recent past में हम देखते हैं तो जो रोल है सर्विस सेक्टर का इंडियन इकॉनमी में क्या है, वो ग्रो कर रहा है फास्टर देन एग्रीकल्चर सेक्टर एंड देन द इंडस्ट्रियल सेक्टर. मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर से ज़्यादा तेज़ी से जो ग्रो कर रहा है, फास्टली रैपिडली जो ग्रो कर रहा है, वो क्या है, सर्विस सेक्टर है. So a variety of services are available to meet the changes of economy and the requirement of investor. ठीक है, variety of services चाहिए जो are available है, जो to meet the changes of the economy, economy में change करने के लिए, and the requirement of the investor, जो भी investors की requirement है. So the significance of the service sector is gaining momentum and it has become a major thrust area in the field of business. ठीक है, ये क्या है, significance है, सर्विस सेक्टर इज गेनिंग मोमेंटम, मतलब डे बाई डे ये इंक्रीज़ होता जा रहा है और एक बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले भी कर रहा है. नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स एंड द नेचर ऑफ द सर्विसेज. सो बेसिक फीचर ऑफ द सर्विस आर, फर्स्ट वन इज इंटेंजिबल, मीन्स वी कैन नॉट टच इट, ओके, वी कैन ओनली फील इट. सो सर्विसेज आर इंटेंजिबल. सर्विसेज क्या होती हैं, इंटेंजिबल होती हैं, दैट दीज कैन नॉट बी सीन और टच, जिसको हम सीन और टच दोनों नहीं कर सकते. वी कैन ओनली फील सर्विसेज और वन कैन ओनली एक्सपीरियंस दैम, कि हम क्या कर सकते हैं, हम बस सर्विस को फील कर सकते हैं और उनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं. वी कैन नॉट फाइंड आउट द क्वालिटी ऑफ सर्विस बिफोर टेकिंग इट. ठीक है, और हम क्या है कि वी कैन नॉट फाइंड आउट द क्वालिटी ऑफ सर्विस, कि हम क्वालिटी ऑफ सर्विस को नहीं समझ सकते कि कोई भी सर्विस की क्वालिटी कैसी है जब तक हम उसको टेक ना करें, हम उसको लेना. सो वन कैन फाइंड आउट द क्वालिटी ओनली आफ्टर एक्सपीरियंस इट, कि हम किसी भी चीज़ की क्वालिटी तभी जान सकते हैं जब हम उसको एक्सपीरियंस करें. सो सप्लायर मस्ट ट्राई टू ऑफर गुड क्वालिटी सर्विसेज. ठीक है, सप्लायर क्या करेगा, ट्राई ये करेगा कि वो गुड क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करे कस्टमर्स को, सो दैट दे डिमांड देम अगेन आफ्टर एक्सपीरियंस दैम.
कि जैसे वो कोई भी कंज्यूमर और कस्टमर क्या करेगा, एक बार वो एक्सपीरियंस करा, उसे अच्छा लगा, तो वो बार बार उसी गुड्स की डिमांड करे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ होमोजेनिटी और दी कंसिस्टेंसी, सॉरी, ठीक है, लैक ऑफ होमोजेनिटी और इनकंसिस्टेंसी। सो सर्विसेज हैव टू बी परफॉर्म्ड ईच टाइम अकॉर्डिंग टू बी डिमांड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द ईच कस्टमर, ठीक है। सर्विस को क्या है, परफॉर्म करना है ईच टाइम, हर टाइम, अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द ईच कस्टमर, की जैसी भी डिमांड है और कैसा एक्सपेक्टेशन है हर एक कस्टमर का, उसके अकॉर्डिंग। सो सेम सर्विसेज में बी प्रोवाइडेड डिफरेंटली बाय डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर, कि सेम ही सर्विस क्या है कि वो कैसे प्रोवाइड होगा, डिफरेंट प्रोवाइड होगा बाय डिफरेंट अगर सर्विस प्रोवाइडर है तो वो जो भी सर्विस प्रोवाइड करेंगे वो डिफरेंट ही होगी। फॉर एग्जाम्पल, द बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड बाय द नेशनलाइज्ड बैंक आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड बाय द प्राइवेट सेक्टर और द फॉरेन बैंक, की जो भी बैंकिंग सेक्टर्स के थ्रू, जो भी बैंकिंग सेक्टर हैं उनकी जो भी सर्विस प्रोवाइड होगी वो जो नेशनलाइज्ड बैंक है, ठीक है, उनकी जो सर्विस प्रोवाइड होगी, और जो सर्विस प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन बैंक से सर्विस प्रोवाइड होगी, तो उन दोनों की सर्विस क्या होगी, वो डिफरेंट होगी। नेक्स्ट वन इज इन्वेंट्री। सो द मेन फीचर ऑफ द सर्विसेज इज दैट सर्विसेज आर कंज्यूम एट द सेम टाइम व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड, कि मेन फीचर सर्विस का यही है कि सर्विसेज का, कि सर्विस क्या होती है, कंज्यूम होती है उसी टाइम पे जब वो प्रोड्यूस की होती हैं। सो देयर इज़ नो नीड टू मेंटेन इन्वेंट्री और द स्टॉक ऑफ सर्विसेज, तो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि इन्वेंट्री और स्टॉक ऑफ सर्विसेज को हम मेंटेन करें। इफ़ सर्विस इज़ नॉट कंज्यूम इमीडिएटली देन इट इज़ अ टोटल लॉस। जैसी कोई सर्विस को हम तुरंत क्या है यूटिलाइज नहीं करते हैं तो वो उसका टोटल लॉस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, वैकेंट सीट इन सिनेमा हॉल। अब जैसे कोई भी वैकेंट सीट है सिनेमा हॉल में, अब अगर उस पर कोई भी डिफरेंट कस्टमर नहीं आते हैं, कोई भी व्यूअर नहीं आते हैं, तो उससे क्या होगा, वो क्या हो गया, वो वैकेंट सीट तो क्या हो गई, लॉस हो गया ना, किसी भी टोटल लॉस हो गया। तो अगर वो सर्विस किसी ने नहीं लिया एट दैट टाइम प्रेजेंट में, जैसी वो सर्विस प्रोवाइड की गई है, तो वो टोटल लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज नॉन ट्रांसफरेबिलिटी और इनसेपरेबिलिटी, ठीक है, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी एंड द इनसेपरेबिलिटी। सो द सर्विसेज कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोवाइडर ऑफ सर्विस, कि जो भी सर्विस है वो सेपरेट नहीं हो सकती है कि जो सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है। दीज आर दी प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम एट द सेम प्लेस ओनली, वो सारे प्रोड्यूस और कंज्यूम क्या होते हैं, उसी सेम टाइम पे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन नॉट सेपरेट द मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द डॉक्टर फ्रॉम अ डॉक्टर, कि अब हम जो भी मेडिकल सर्विस प्रोवाइड हो रही है डॉक्टर से, अब हम उसको उसकी सर्विस को ये नहीं कह सकते कि तुम डॉक्टर नहीं बन के तुम टीचर बन जाओ। जो जिसकी सर्विस है वो वही सर्विस ही प्रोवाइड करेगा। अब जो टीचर है वो ये नहीं कर सकता कि वो इंजीनियर बन के कुछ भी काम करे, तो जिसकी जो सर्विस है वो वही सर्विस ही करेगा। डॉक्टर एंड हिज सर्विस आर इनसेपरेबल, डॉक्टर को अगर आप उसकी सर्विस से इनसेपरेट कर दो तो वो क्या है, वो सेपरेट हो ही नहीं सकता। सो सिमिलरली इट अप्लाइज टू लॉयर, चार्टेड अकाउंटेंट एक्सेट्रा, कि अब लॉयर को भी क्या कह दो कि वो जाके किसी का ऑपरेशन करे, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, जिसकी जो सर्विसेज है वो वही सर्विस ही लेगा, उसको हम ट्रांसफ़र किसी और पे नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन इज कस्टमर पार्टिसिपेशन एंड द इन्वॉल्वमेंट। सो टू एक्सपीरियंस अ सर्विस द पार्टिसिपेशन ऑफ द कस्टमर इज इसेंशियल, कि कोई भी सर्विस में एक्सपीरियंस करने के लिए जो पार्टिसिपेशन है कस्टमर का वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, टेलीफोन कंपनीज प्रोवाइड टेलीफोन सर्विसेज, कि जो भी टेलीफोन कंपनी है वो क्या करती है, टेलीफोन सर्विस प्रोवाइड करती है, बट टू यूज़ दिस सर्विसेज कस्टमर हैज़ टू मेक अ रिसीव द कॉल। अब इन सर्विस को लेने के लिए अब कस्टमर को क्या करना, फ़ोन कॉल तो करना पड़ेगा, फ़ोन तो रिसीव करना पड़ेगा। तो जो भी सर्विसेज जिसको प्रोवाइड हो रही हैं उन सर्विसेज में किसी का पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन दी गुड्स एंड सर्विसेज। we will differentiate between the services and the goods along with the basis. So first one is intangible.
तो सर्विसेज क्या होती हैं, इंटेंजिबल होती हैं, हम सर्विसेज को टच और सीन नहीं कर सकते हैं। गुड्स आर टेंजिबल, गुड्स क्या होते हैं, उनको हम टच कर सकते हैं। इन्वेंट्री, सो नो रिक्वायरमेंट टू मेंटेन इन्वेंट्री, मतलब अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइड हो रही है हमको उसको इमीडिएटली क्या करना पड़ेगा, कंज्यूम करना पड़ेगा, नहीं तो वो टोटल लॉस हो जाएगा। बट गुड्स क्या है, गुड्स की इन्वेंट्री क्या है, हम मेंटेन कर सकते हैं। इनसेपरेबल, सर्विसेज कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोवाइडर, अब जो डॉक्टर की सर्विस है हम डॉक्टर को उसकी सर्विस से अलग नहीं कर सकते, बट गुड्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोवाइडर। जैसे मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको हम उससे सेपरेट कर दिए, वो किसके पास चला गया, होलसेलर, देन होलसेलर से भी सेपरेट करके रिटेलर के पास, एंड देन कस्टमर के पास। नेक्स्ट वन इज स्टैंडर्डाइजेशन, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टैंडर्डाइज एंड मेंटेन दी क्वालिटी, कि अब इसमें क्या है कि बेसिकली सर्विसेज में डिफ़िकल्ट होता है कि एक स्टैंडर्ड और एक मेंटेन क्वालिटी का हम बनाए रखें, बट गुड्स कैन बी स्टैंडर्डाइज, गुड्स को हम स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ नेचर, सो इट इज़ एन एक्टिविटी और प्रोसेस, ठीक है। सर्विस क्या होती है कि कोई एक्टिविटी होती है और कोई प्रोसेस होता है, मतलब वॉचिंग अ टीवी या वॉचिंग अ मूवी, ये क्या है, कोई भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं। रीडिंग अ बुक, ये सारी क्या है, एक्टिविटी हैं। सो इट, बट गुड्स आर दी फिजिकल ऑब्जेक्टिव, मतलब फिजिकल ऑब्जेक्टिव है, जैसे बेड हो गया, टेबल हो गया, कॉपी हो गया, पेन हो गया, कार हो गया, टीवी हो गया, ये सारे क्या हैं, गुड्स है, फिजिकल ऑब्जेक्ट है। टाइप्स क्या है, तो सर्विस क्या होती हैं, हेट्रोजीनियस होती हैं, बट गुड्स क्या होते हैं, वो होमोजीनियस होते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, तो ओनरशिप हम इन केस ऑफ सर्विसेज वो हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, मतलब अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मैं अपनी डॉटर को या मैं अपनी मदर को मैं ये नहीं कह सकती तुम भी डॉक्टर बन जाओ, जो ओनर है वो वही होगा। बट गुड्स क्या हो सकते हैं, गुड्स के ओनर चेंज हो सकते हैं, क्योंकि गुड्स क्या होता है, वो ट्रांसफरेबल होता है, एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसफ़र हो रहा है। नेक्स्ट वन इज़ क्लासिफिकेशन और दी टाइप्स ऑफ द सर्विसेज, ठीक है, कितनी टाइप की सर्विस होती हैं। सो सर्विसेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू फॉलोइंग टाइप्स, बिजनेस सर्विसेज, सोशल सर्विसेज एंड दी पर्सनल सर्विसेज, ठीक है। पढ़ते हैं कि ये बिजनेस सर्विसेज क्या होती हैं। सो बिजनेस सर्विसेज आर दोज सर्विसेज विच आर यूज्ड बाय द बिजनेस इंटरप्राइजेज टू कैरी ऑन बिजनेस एक्टिविटीज़ मोर स्मूथली, ठीक है। बिजनेस सर्विस क्या होती हैं, वो सारी सर्विसेज होती हैं विच इज़ यूज्ड बाय द बिजनेस इंटरप्राइजेज, जो भी बिजनेस इंटरप्राइजेज हैं वो उसको यूज़ करते हैं टू कैरी ऑन दी बिजनेस एक्टिविटी, कि जो भी बिजनेस एक्टिविटी है उसको मोर स्मूथली करने के लिए कोई भी बिजनेस इंटरप्राइजेस उसको कैरी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बैंकिंग सर्विस हो गया, जो बिज़नेस में नीडेड होता है, इंश्योरेंस की सर्विस हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। So these all are the business services. Next one is social services. So social services are carried voluntary to achieve social goal or to uplift the society at large, ठीक है। ये क्या होता है, ये voluntary होता है, मतलब it is related to with own interest, कि कोई हमें क्या है, सोशल गोल को अचीव करना है, सोसाइटी को अपलिफ्ट करना है। सो दीज सोशल सर्विसेज में इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ दी सोसाइटी। ये कोई भी सोशल सर्विस क्या होती है, अगर मिलती है तो लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वीकर सेक्शन की, वो इम्प्रूव होती है। जैसे किसी को हेल्थ की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दो, प्रॉपर सैनिटेशन की फैसिलिटी हो गई स्लम एरियाज़ में, एजुकेशन की फैसिलिटी हो गई। तो दीज ऑल आर दी सोशल सर्विसेज विच अपलिफ्ट दी सोसाइटी, जो सोसाइटी को अपलिफ्ट करती है। सो दीज सर्विसेज आर कैरिड बाय द गवर्नमेंट, बिजनेस इंटरप्राइजेज एंड NGOs। अब ये जो सारी सर्विसेज हैं, अब वो सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है, वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, प्रोवाइड करती है, बिजनेस इंटरप्राइजेस करते हैं, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सारे क्या हैं, ये सारी डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड होती है थ्रू दी सोशल सर्विस। बट बिजनेस सर्विसेज में क्या आती है, वो सारी सर्विसेज जो कोई भी बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए, बिजनेस को एक्टिविटी को कंटिन्यू करने के लिए ज़्यादा स्मूथली ये सारी इसकी नीड होती है। नेक्स्ट वन इज़ पर्सनल सर्विसेज। सो पर्सनल सर्विसेज are experienced differently by the different customer।
अब जैसे मैंने कोई प्रोडक्ट को यूज़ किया, कोई और डिफरेंट इंडिविजुअल ने किसी प्रोडक्ट को यूज़ किया, तो मेरा जो एक्सपीरियंस होगा, हो सकता है कि मेरा अच्छा एक्सपीरियंस हो, उसे वो चीज़ ना पसंद आए हो। तो जो अपना एक्सपीरियंस होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है बाय द डिफरेंट कस्टमर। हम ये नहीं कह सकते कि सबका सेम होगा। सो दीज डिफर अकॉर्डिंग टू सर्विस प्रोवाइडर। अब ये डिपेंड करता है कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर है वो कैसे डिफरेंट फैसिलिटी को प्रोवाइड किया है, वो कितना इफेक्टिवली एज वेल एज एफिशिएंटली किसी भी सर्विस को प्रोवाइड किया है। सो दीज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द कस्टमर डिमांड। अब ये किस पे डिपेंड करता है कि कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है, कस्टमर का प्रेफरेंस क्या है, कि वो टूरिज़्म के लिए कहाँ थिंक आउट कर रहा है, कि वो इंडिया में कर रहा है या आउटसाइड द इंडिया, या किस रेस्टोरेंट को ज़्यादा प्रेफर कर रहा है। तो ये सारा पर्सनल सर्विस क्या होती है, एक्सपीरियंस डिफरेंट मेंबर्स से, डिफरेंट कस्टमर से डिफरेंट ही होती हैं।